बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम चाहते हैं कि ये बिल विदड्रॉ किया जाए, ये अमेंडमेंट विदड्रॉ किया जाए। हमारी मांग है कि हर कोई ट्रांस इंसान को अपनी आइडेंटिटी का राइट दिया जाए। इसमें ट्रांस पुरुषों के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करी गई है। हमारी सारी आइडेंटिटी को 2019 में जो एक्ट आया था उसने हमें रिकॉग्नाइज किया था, लीगलाइज किया था। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी मैं खुद अपनी पहचान बता सकता हूँ, इसको भी लीगलाइज किया था। अब वो ख़त्म कर दिया गया है। ज़बरदस्ती सर बुलाएंगे, ज़बरदस्ती मतलब कि हम उनको बोलेंगे कि मैम बुलाइए, आई एम अ गर्ल, आई एम अ वुमन। और आप स्टूडेंट्स तो छोड़ दीजिए, बार बार बोलने के बाद भी कि उनके प्रेफर्ड प्रोनाउंस क्या है, वो किस तरह संबोधित होना चाहेंगे, टीचर्स भी इस बात को नहीं समझते। आई थिंक मैं 13 साल की उम्र में था जब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शरीर तो लड़की का है, पर मुझे लड़कियों जैसा लगता नहीं है। जब कोई मुझे लड़की बुलाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये सब काफ़ी गलत है। किसी इंसान को अपनी आइडेंटिटी के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने क्यों खड़ा होना चाहिए है, किसी को सबूत क्यों देना चाहिए है। जो चोजन फैमिली है, केयर नेटवर्क्स हैं, अमेंडमेंट 18th क्लॉज में जो अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जा रही है वो केयर नेटवर्क्स पे अटैक करने का कोशिश कर रही है, जो उनको क्रिमिनलाइज कर देगी अगर किसी इंसान के ट्रांसजेंडर होने को भी वो सपोर्ट करें तो। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर हैं और यहाँ पर एक बिल का विरोध हो रहा है। उस बिल का नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2026 और सरकार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास कर चुकी है। उसी के खिलाफ यहाँ पर कई लोग आकर इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ साथियों से बात करेंगे कि उनका क्या मैंडेट है और वो क्यों इस बिल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुसील प्रविंध्या है और आई एम मतलब ट्रांस वुमेन, जेंडर क्वियर, जेंडर फ्लूइड। लिटरली वन वर्ड पूरे हमको पूरे अच्छे से हमको नहीं बता सकता। हिंदी में उतने वर्ड्स नहीं एग्जिस्ट करते जो हम खुद को फील कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपको पर्सनली कब ये एहसास हुआ कि आप कब अपने आइडेंटिटी को लेके जागृत हुए हैं? जब 2018 में होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज हुई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसी समय हमको मतलब इसके बारे में गे, लेस्बियन, इनके बारे में और थोड़ा रिसर्च करने लगे। तब हमको एहसास हुआ कि हम मतलब कि लोगों बाकी लड़कों के से, बाकी लड़कियों से अलग तरीके से सोचते थे। इसी से हम एक विकिपीडिया पेज से दूसरे विकिपीडिया पेज से तीसरे विकिपीडिया पेज 2-3 साल के अंदर हम अपने आप को एक सेट कर पाए कि एग्जैक्टली व्हाट प्रोनाउंस आई यूज़ एंड विच टर्म्स आई यूज़ गो बाय। आपके पेरेंट्स के अंदर ये एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है आपके आइडेंटिटी के प्रति? नहीं, उन्होंने पहले भी एक्सेप्ट नहीं किया था और उनके बाद 2 बार और हम मतलब कि उनको बता चुके हैं, उन्होंने उस बार भी एक्सेप्ट नहीं किया। हम उनको साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो सब के सब मेरे साथ मेरे लिए बोल रहे थे, उनको भी उन्होंने नहीं सुना। और वो मतलब हम खुद उनको आर्टिकल्स देते हैं, हिंदी में देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, वो कुछ नहीं पढ़ते। उनको इतने इग्नोरेंट हैं, इतने क्लोज माइंडेड हैं कि वो सीरियसली ये बोलते हैं कि हम क्लोज माइंडेड हैं, हम और नहीं जानना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एज अ LGBTQIA मेंबर क्या आपको कभी डिस्क्रिमिनेशन या कुछ अलग फील हुआ है पब्लिक प्लेस पे, या घर का तो आपने बता दिया, बट बाहर के स्फेयर में, एजुकेशनल स्फेयर में या किसी भी पब्लिक स्फेयर में? हाँ, हमको मतलब कि कॉलेज में और बाहर जब हम जाते थे तो फिर जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स बिहेव करते थे, जिस तरह मेरे लिए शॉपकीपर्स हमको ज़बरदस्ती सर बुलाएंगे, ज़बरदस्ती मतलब कि हम उनको बोलेंगे कि मैम बुलाइए, आई एम अ गर्ल, आई एम अ वुमन, आई एम अ मैम, और तब भी वो सर बुलाएंगे। इतने लंबे बाल और मेकअप और इन सब के बावजूद वो हमको सर बुलाएंगे। इस तरह वो ये प्रूफ करते हैं कि ये सोसाइटी में अभी भी काफ़ी लोग हैं जो अभी भी ना हम लोगों को समझना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, ना सीखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? हम यहाँ पर जो ट्रांस बिल पे जो अमेंडमेंट पास की गई है लोकसभा और राज्यसभा, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। उसमें आप
लोग की मांगे क्या हैं? जी, हमारी मांगे हैं कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम चाहते हैं कि ये बिल विदड्रॉ किया जाए, ये अमेंडमेंट विदड्रॉ किया जाए। हमारी मांग है कि हर कोई ट्रांस इंसान को अपनी आइडेंटिटी का राइट दिया जाए। हम ये बिलीव करते हैं कि इस बिल के तहत जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी का डेफिनेशन बहुत नैरो कर दिया गया है। हाँ, तो जैसे पहले से अब में क्या अंतर आया है जो 19 वाला था और 26 वाले में? 2019 वाला बिल था वो नालसा जजमेंट को फॉलो करता था। नालसा जजमेंट के हिसाब से सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के तौर पर आप अपने आप को एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की तरह मान सकते थे। अब फ़र्क ये है कि आपको एक मेडिकल बोर्ड के सामने खड़ा होना होगा, आपको काउंसिल के सामने खड़ा होना होगा, आपको चकहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये सब काफ़ी गलत है। किसी इंसान को अपनी आइडेंटिटी के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने क्यों खड़ा होना चाहिए है, किसी को सबूत क्यों देना चाहिए है? ये प्राइवेसी का मुद्दा है, ये ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है। तो आप लोगों ने सरकार के किसी भी ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की? जी, जहाँ तक हमें मालूम है बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स ने कई बार सरकार के ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की थी ये बिल पास होने से पहले, बट उनसे बात नहीं की गई थी, उन्हें इग्नोर किया गया था। तो मेन यही प्रॉब्लम है दैट हमारी कम्युनिटी को लेकर अगर कोई बिल पास हो रहा है तो वो बिना कम्युनिटी से चर्चा किए क्यों पास हो रहा है, किसी भी कम्युनिटी लीडर को क्यों नहीं पूछा गया। हमारे साथ अभी प्रेरणा है। प्रेरणा अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर है और जेंडर स्टडीज़ में अपना रिसर्च कर रही हैं। तो प्रेरणा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि LGBTQI को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोगों को ये टर्म्स नहीं पता है। तो सबसे पहले इन टर्म्स के बारे में ब्रीफली बता दीजिए। तो लार्जली ये सारे टर्म्स एक अम्ब्रेला टर्म के अंडर आते हैं जो कि क्यू से दर्शाया जाता है, जिसका मतलब है क्वियर। क्वियर एक अम्ब्रेला टर्म है, सारे पूरे कम्युनिटी को लार्जली क्वियर कम्युनिटी बोला जाता है। जब एल की बात करते हैं तो लेस्बियंस, जो औरतें औरतों से प्यार करती हैं। जी हो गया गे, जो मर्द मर्द से प्यार करते हैं। LGB, बाइसेक्सुअल लोग वो होते हैं जो कि किसी भी जेंडर से, दो जेंडर से प्यार करते हैं, किसी भी तरफ वो उनका रोमांटिक एसोसिएशन या सेक्सुअल एसोसिएशन हो सकता है। T जो है वो ट्रांसजेंडर है, जो ये बिल बात कर रहा है उस पर। I है वो इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स के बारे में है। और A जो है, Q मैंने क्वियर बोला, और A जो है वो एलाइज, जो जुड़ना चाहते हैं साथी, जो सॉलिडारिटी में है, जो साथ देते हैं हम लोग का, वो एलाइज है। इनफैक्ट ये बिल एलाइज की भी बात करता है। जब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मैं बात करूं तो 2019 में जो एक्ट आया था, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शंस एक्ट, वो एक बहुत वाइड डेफिनेशन के साथ आया था। उसके साथ भी प्रॉब्लम्स थी, पर जब उसमें बात करते हैं तो एक वाइडर इमेजिनेशन के साथ आता है। उसमें वो लोग आते हैं जो इंटरसेक्स वेरिएशंस के साथ पैदा हुए हों, जो या तो बर्थ पे आदमी हो और उनको ट्रांजिशन करने का मन करे तो M to F, अगर वो कर लेते हैं तो वो लोग भी आएंगे, और अगर वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि सर्जरीज इतनी महंगी होती हैं तो वो भी इन कैटेगरी में आएंगे, ट्रांसजेंडर में आएंगे। सिमिलरली मेल टू फीमेल एज वेल कम्स इन द सेम कैटेगरी। सो एक्सेस टू मेडिकल प्रोसीजर जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि हमारे तमाम साथी इसमें नहीं आ पाते हैं। तो ट्रांसजेंडर का जो वाइडर इमेजिनेशन है वो ये बिल छोटा करना चाह रहा है। और एलाइज को भी, या जो चोजन फैमिली है, केयर नेटवर्क्स हैं, अमेंडमेंट 18th क्लॉज में जो अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जा रही है वो केयर नेटवर्क्स पे अटैक करने का कोशिश कर रही है, जो उनको क्रिमिनलाइज कर देगी अगर किसी इंसान के ट्रांसजेंडर होने को भी वो सपोर्ट करें तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन बिल्स में, लार्जर डिस्कशंस में कहीं छूट जा रही हैं, और आई थिंक हम सबको पता होने की ज़रूरत है। दो वर्ड बहुत सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मैन, तो उसको आप ब्रीफली बता दें। जी, ट्रांस वुमेन वो होते हैं जिनका हो सकता है कि बर्थ एज मेल हुआ हो और वो वुमेन जेंडर से एसोसिएट करते हैं, और ट्रांस मैन वो हुए जो कि वुमेन बर्थ हुआ हो, फीमेल उनको। और ये बर्थ की बात ये है कि जो डॉक्टर आपका जेनिटल्स देख के आपका जेंडर बता देते हैं, बर्थ पे जो जेंडर असाइन होता है, असाइन जेंडर एट बर्थ, उसकी मैं बात कर रही हूँ। और वो अगर दूसरे जेंडर में जाना चाहें, एक और चीज़ जो है वो नॉन बाइनरी फोक्स के बारे में है, जो ना मेल ना फीमेल और ना बीच में, ये भी एक बहुत बड़ी धारणा है कि वो बीच में आते हैं, उनमें दोनों का मिक्सचर है। नहीं, वो बहुत मतलब एक स्पेक्ट्रम है जो नॉन बाइनरी फोक्स का है, जो इस बिल में इंक्लूडेड नहीं है, बिल्कुल इनविजिबलाइज हो जाएगा अगर ये बिल आ जाएगा तो। अभी हम लोग जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो भी बिल आए हैं उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। आप भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आए हैं?
I came from Kerala and I stand against this bill because I am an intersex trans man. By birth, I am an intersex and I do identify as a man. And this right is written in the Constitution. And like my Satish said, this bill is against the Constitution and it breaks the golden triangle of Constitution: equality, dignity, and freedom of self-expression. It is written in our Constitution and that is given to us by our Baba Sahib Ambedkar. So I don't write educate, agitate, organize in my t-shirt. I do practice it. And I don't say J-Beam as a fashion. It's my spirit. That spirit comes from my mother. My mother showed me Baba Sahib Ambedkar in my way, in my education. In all my way, she just showed me Baba Sahib Ambedkar. When I was born, my mother took me to many doctors saying that my child is having some issue. And the doctor said we should do some surgery to fix this child. And my mother was not ready to do that. I am really happy about my mother by giving me the opportunity to choose my sex. I am intersex. In my body, I have the opportunity to go to male or female. I have decided, my mother have decided to grow me like this. मेरा नाम सर्वज्ञ सोनी है और मैं एक ट्रांसजेंडर पुरुष हूँ। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अभी मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, तो आपके वर्क प्लेस पे आपके आइडेंटिटी को लेके लोग अवेयर हैं? क्योंकि मैं डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन के सेक्टर में काम करता हूँ, तो मेरा काम ही यही है कि मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स हैं उनको मैं मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट में लेके आऊँ। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं ओपन एंड आउट ट्रांसजेंडर पुरुष हूँ और वो इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं। तो आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि आप एक ट्रांसजेंडर पुरुष हैं? आई थिंक मैं 13 साल की उम्र में था जब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शरीर तो लड़की का है पर मुझे लड़कियों जैसा लगता नहीं है। जब कोई मुझे लड़की बुलाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे हमेशा फीलिंग जो थी आदमियों वाली थी। तो जब मैं 13-14 साल का था, नया नया गूगल आया था, तब मैंने वहाँ पे उसको सर्च किया। तब मुझे पता चला कि सेक्स चेंज ऑपरेशन कुछ होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है। तब मुझे पता चला था कि मैं एक ट्रांसजेंडर पुरुष हूँ। आपने जब अपने घर में अपने आइडेंटिटी को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? जब तो 2023 के दिसंबर में उनको पता चला था और क्योंकि मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे, छबड़ा नाम के कस्बे से आता हूँ, तो मुझे पता था कि जब उन्हें बताऊँगा तो वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे और उनका रिएक्शन वैसा ही था। मुझे तो मेरे बारे में 13-14 साल की उम्र से पता था, पर मैंने उन्हें बताया था जब मैं 23 साल का था। तो 10 साल की बात मैंने अपने साथ ही रखी और जब उन्हें बताया था तो वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कम से कम 9-10 महीने के लिए मुझसे एकदम बातचीत बंद कर दी थी, रिश्ते सारे ख़त्म कर दिए थे। पर क्योंकि मैं नौकरी करता था, मैं सशक्त था, तो इसलिए मैं यहाँ पे अकेले रह रहा था। अच्छा, तो अभी आपका इस बिल पे क्या टेक है? ये बिल तो पहली चीज़ तो ये, इसमें ट्रांस पुरुषों के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करी गई है। हमारी सारी आइडेंटिटी को 2019 में जो एक्ट आया था उसने हमें रिकॉग्नाइज़ किया था, लीगलाइज़ किया था। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी मैं खुद अपनी पहचान बता सकता हूँ, इसको भी लीगलाइज़ किया था। अब वो ख़त्म कर दिया गया है। तो मैं तो अब तो मैं ट्रांसजेंडर स्पेक्ट्रम का हिस्सा ही नहीं बचता हूँ, क्योंकि हमें तो पूरा ही बाहर कर दिया गया है उन्होंने स्पेक्ट्रम में से। दूसरी चीज़ ये कि अब अगर हर एक छोटे लेवल पे मुझे मेडिकल बोर्ड को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाकर अपना स्टेटस बताना पड़ेगा, मेरी पहचान बतानी पड़ेगी। 2019 के एक्ट के हिसाब से मेरी पहचान मैं बताता था एडमिनिस्ट्रेशन को, अब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मुझे बताएगा मेरी पहचान क्या है। तो ये तो मेरे गरिमा के एकदम खिलाफ है। आप कैसे चेक करेंगे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ कि नहीं? आप क्या ये बोलेंगे कि आप स्ट्रिप कर दीजिए, अपने कपड़े उतार दीजिए? ये सारा जो भी बिहेवियर है ये बाकी और किसी से तो किसी भी नागरिक से, औरत, आदमी से नहीं पूछा जाता है कि आप अपनी पहचान बताइए। तो हम लोगों से क्यों पूछा जा रहा है? हमारी गरिमा को क्यों सवाल उठाया जा रहा है? मैं भी तो बाकी नागरिकों जैसा ही, तो मेरी भी तो गरिमा है, मेरी भी तो इज्जत है। तो ये बिल तो हमारे मानव अधिकारों के ही बिल्कुल खिलाफ है। अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे प्रूफ करने के लिए मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपना रिकॉर्ड देना होगा, तो मेरी जो निजी जिंदगी है उसके ऊपर जो खतरा आएगा, सुरक्षा का खतरा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मेरा जो वो सारा डेटा है ये कौन जिम्मेदारी देता है कि ये प्राइवेसी ब्रीच नहीं होगी, ये डेटा सर्कुलेट नहीं किया जाएगा? कौन? मैं मेडिकल बोर्ड को जाके क्यों बताऊं कि मैंने ये सर्जरी कराया है वो? और आप सर्जरी का उसमें कुछ नहीं लिखा है कि आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो आप यही है कि आप हमसे कपड़े उतरवा के पूछना चाह रहे हैं। ये स्टेट को हक किसने दे दिया? ये मेरा सवाल सरकार से बहुत बड़ा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये बिल यदि एक्ट बनता है तो जो फॉर्म आता है हमारे पास किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जॉब के लिए, उसमें फिर आप अपनी आइडेंटिटी
किस कॉलम में टिक मारेंगे? यही तो मेरा भी सवाल सरकार से है कि अगर अब क्योंकि ये बिल अगर आप एक्ट बनाते हैं तो मैं तो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के बेसिस पे अपने आप को ट्रांसजेंडर बोल रहा था, तो मैं तो ट्रांसजेंडर अब बचा नहीं, तो अब मैं क्या भरूं ये आप ही मुझे बताएं, क्योंकि आधे डॉक्यूमेंट मेरे मेल के हो गए हैं, आधे मेरे फीमेल के हैं। पहले लॉ था तो हम जॉब पे समझा सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को समझा सकते हैं कि ये हमारे साथ दिक्कत थी। हमारे साथ अभी राघवी है। राघवी इस मुद्दे को लेकर लगातार एक्टिव हैं। तो आप ये बताइए राघवी कि अगर ये कानून के तौर पर हमारे सामने आ जाता है तब हमारे पास क्या विकल्प बचते हैं? तो देखिए, अगर ये कानून के तौर पर आएगा तो हमारे पास जो विकल्प है वो ये है कि हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे और हम इस मुद्दे को फिर वहाँ उठाएंगे, हम चैलेंज करेंगे और अभी भी उस चीज़ में हम स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि हमें कैसे मुड़ना है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है और हमें नहीं दोहराना है वो ये है कि हम कोर्ट में जाने से पहले जो कम्युनिटी है उसके साथ कंसल्टेशन करें, क्योंकि जो कम्युनिटी है वो कोई एक इंसान नहीं है। कम्युनिटी बहुत सारी विभिन्न आइडेंटिटियों से बनी हुई है और हमें उन सबका पक्ष, जैसे कि इंटरसेक्स व्यक्ति हैं, ट्रांस मैन हैं, नॉन बाइनरी हैं, ट्रांस विमेन हैं और बाकी जो सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज से आते हैं और उसके अलावा और भी बहुत लोग, तो एक कम्युनिटी कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी है प्री लिटिगेशन, और उसके बाद हम लिटिगेशन में घुसेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है। तो आप यहाँ पर एज अ मेंबर सपोर्ट करने आई थी या एलाइज के तौर पर आई थी? मैं हिस्सा हूँ इस कम्युनिटी का जिसको आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, तो उस वजह से भी आई, और अगर नहीं भी होती तो हम लोग नहीं क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं भी होती तो भी आती, बिल्कुल आती। जो हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि ये जो बिल इसलिए लाया गया है ताकि जो वास्तव में लोग ट्रांस कम्युनिटी से हैं उन तक ये फ़ायदा पहुँचे। इस पर आप क्या टेक रखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस एक बहुत लंबा तरह से ट्रांस पर्सन्स को जिस शक से निगाह से देखा जाता है, जिस क्रिमिनल होने की निगाह से देखा जाता है, ये उसी का एक जस्टिफिकेशन है। कौन खुद को ट्रांसजेंडर कहता है? आप बताइए। आप क्या, इस देश में, इस समाज में क्या होता है ट्रांसजेंडर लोगों के साथ में? ना उनको शिक्षा लेने का अधिकार है, ना उनको एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है। आप किसी भी पब्लिक प्राइवेट किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई समृद्ध फैमिली से आते हैं तो फिर भी शायद उनको कोई मिल जाता हो अपॉर्चुनिटी, लेकिन किसी पब्लिक सेक्टर में किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए आपने क्या जगह छोड़ी है? आप कहते हैं कि ये लोग सड़कों पे भीख मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपने मजबूर किया है, क्या वेलफेयर प्रोवाइड किया है? तमाम लोगों के खिलाफ जब हिंसा होती है, जब वो कानून व्यवस्था के पास जाते हैं, तो उस कानून व्यवस्था ने भी उनको हमेशा से शक की निगाह से देखा है। जब वो उस कानून व्यवस्था के पास जाते हैं, उनके साथ कोई हिंसा होती है, हॉस्पिटल जाते हैं अपने जांच करवाने के लिए ताकि वो केस फाइल कर सकें, उस मेडिकल हिस्ट्री ने भी उसको उसी लिहाज से देखा है। तो कोई अपनी मर्जी से ट्रांसजेंडर होने का जो दंश है, जो नफरत उसको झेलनी पड़ती है, कोई नहीं चाहता है। ये सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि सही लोगों तक फ़ायदा पहुंच पाए, यही ना आप कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर लोग झूठ बोलते हैं, शक के दायरे में डाल रहे हैं ना आप उनको। आप बोलेंगे खुद को ट्रांसजेंडर? आप बोलेंगे खुद को ट्रांसजेंडर ताकि आपको इन वेलफेयर पॉलिसीज़ का फ़ायदा मिल पाए? कौन सी वेलफेयर पॉलिसीज़ जिसके तहत आज भी लोगों को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके तहत आज भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं? कौन सी वेलफेयर पॉलिसी है? और ये वेलफेयर पॉलिसी में ये हमेशा से ऐसा करते हैं। मेरा नाम अंजलि है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आई थी? बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे समर्थन में, एकजुटता में यहाँ पे शामिल रहे और लगातार इस लड़ाई में हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में, देश में जहाँ भी ये लड़ाई हो रही हो उसमें हमेशा से शामिल रहे हैं। अंजलि, ये बताइए, बीइंग स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट मैं भी रही हूँ, अगर आपकी क्लास में कोई ट्रांस कम्युनिटी का व्यक्ति आता था या इसके पहले भी आप पढ़ते थे, तो आपका रिएक्शन और आपके क्लासमेट्स के रिएक्शन में कोई अंतर था? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक दिल्ली में यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे फिर भी अवेयरनेस है। ओवरऑल क्या है कि क्लास में उनको कैसे परसीव किया जाता है और ओवरऑल किसी भी एजुकेशनल स्फेयर में? देखिए, बात खाली अजम्पशन से नहीं चल सकती। देश का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, सही बात है, लेकिन अवेयरनेस के नाम पे बहुत पीछे है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में पहले दिन ओरिएंटेशन होता है जहाँ पे बताया जाता है रैगिंग ख़राब है, जहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि आइडेंटिटीज़ कैसे एग्जिस्ट करती हैं, या जहाँ पे इस तरह का कोई डिस्कोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है इवन महिलाओं के लिए। ये तो हम ट्रांसजेंडर LGBTQIA+ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि क्या प्रावधान होते हैं, कैसे आपको सेफ़ फील किया जाए, एम्पावर्ड फील कराया जाए। तो
क्लासरूम में खासकर मैं बिहार से आती हूँ, एक ऐसी पृष्ठभूमि से जहाँ पे और इस तरह के नॉलेज का अभाव रहा, तो ड्यू में तो आई तो दिमाग खुलने का काम हुआ कि जेंडर 2 बाइनरी में नहीं है, इससे बियॉन्ड है। तो ड्यू में आके ये मैं सीख पाई। पर मेरे अराउंड ही इतने क्लासमेट्स थे कि अगर कोई ट्रांस मैन है, मैं आईपी कॉलेज से पढ़ के निकली जो एक महिला कॉलेज था कहने के लिए, जेंडर माइनॉरिटी हम कहते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई ट्रांस मैन एग्जिस्ट कर रहा है हमारे क्लासरूम में, किसी भी तरह से उसके प्रति संवेदनशीलता नहीं है। और आप स्टूडेंट्स तो छोड़ दीजिए, बार बार बोलने के बाद भी कि उनके प्रेफर्ड प्रोनाउंस क्या हैं, वो किस तरह संबोधित होना चाहेंगे, टीचर्स भी इस बात को नहीं समझते। क्योंकि ये बात जो सत्ता आज ट्रांस बिल के माध्यम से कह रही है, मिनिस्टर ने प्रपोज करते हुए ये कहा कि जो लोग सोशली एक्सक्लूड होते हैं बायोलॉजिकल वेरिएशन की वजह से, बाय नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, बाय नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, किसने आपको कह दिया कि आइडेंटिटी फॉल्ट है? किसने आपको कह दिया कि आप उसको ठीक करेंगे? आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि मेडिकल बोर्ड के सामने लोग जाएंगे, आप एग्जामिन करेंगे और आप सर्टिफिकेट देंगे आइडेंटिटी का? उनकी डिग्निटी, उनका इज्जत कुछ नहीं है जो आप उनको तार तार करेंगे। डीएम के पास डिटेल्स जाएंगी, शरीर की एनाटॉमी की डिटेल्स जाएंगी। तो एक समुदाय को जो ऑलरेडी हाशिए पर थी और ऐतिहासिक रूप से लड़कर 14 में नालसा जजमेंट में ये इंश्राइन कराया गया कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट है, और 19 और 20 के एक्ट में ये लागू हुआ। इतने सालों बाद किसी खैरात के तहत नहीं, लड़ के छीने हुए अधिकारों की आपने धज्जियाँ उड़ा दी। तो इंस्टीट्यूशंस में भी जब सरकारें इस तरह से इम्प्यूनिटी के साथ सोचती हैं, नफ़रत के साथ सोचती हैं, तो इंस्टीट्यूशंस उससे अलग कैसे होंगे? तो उस तरह की नफ़रत, उस तरह का स्टीरियोटाइप हमारे कॉलेजेस में भी एग्जिस्ट करता है, क्लासरूम में भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए ज़रूरत है कि हर लेवल पे उसको रिजेक्ट किया जाए। तो आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना जो LGBTQIA कम्युनिटी से आते हैं, जिन लोगों का बार बार यही कहना था कि उनका जो पहचान का मुद्दा है वो किसी भी मेडिकल टेस्ट का मोहताज नहीं है, यह उनकी सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी है, इसलिए उनकी निजता का सम्मान किया जाए। मेरा नाम है रितु, कैमरे के पीछे हैं आलिश। बाकी इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।